हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैं योगेश आप सबका इजी एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज के विषय को शुरू करने से पहले आप सबसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके पास हमारी न्यू अपडेट्स और वीडियोस आसानी से और सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, इससे पहले हम कुछ और अध्यायों को पढ़ चुके हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उन्हें वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज का विषय शुरू करते हैं। हमारा आज का जो विषय है वो है चैप्टर 7 पौधों को जानिए। तो इसमें हम पौधों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बाहर निकलकर अपने चारों ओर के पौधों का प्रेक्षण कीजिए। क्या आप देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे हैं और कुछ विशालकाय, जबकि कुछ धरती पर हरे धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। कुछ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं, जबकि कुछ की पत्तियां लालिमा युक्त होती हैं। कुछ पौधों के फूल बड़े एवं लाल हैं, कुछ नीले तथा कुछ पौधों में पुष्प ही नहीं होते। आपने अपने घर के आसपास, विद्यालय के रास्ते में, बाग बगीचे एवं विद्यालय प्रांगण में अनेक हरे पौधे देखे होंगे। आइए हम पौधे के विभिन्न भागों के विषय में जानें। इससे हमें विभिन्न प्रकार के पौधों के बीच अंतर समझने में सहायता मिलेगी। क्या आप चित्र 7.1 में पौधे के तने, शाखाओं, जड़, पत्तियों इत्यादि को नामांकित कर सकते हैं? इन भागों में रंग भरिए। आइए प्रकृति की सैर करें और पौधों से मित्रता कर उनके विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करें। पहला है शाख, झाड़ी एवं वृक्ष। क्रियाकलाप 1। उन पौधों के तने एवं शाखाओं को ध्यानपूर्वक देखिए जो आपसे कम लंबे हैं, जिनकी लंबाई लगभग आपके बराबर है तथा जो आपसे बहुत अधिक लंबे हैं। तने को स्पर्श कीजिए तथा यह जानने के लिए कि तना कोमल है अथवा कठोर, इसे धीरे से एक ओर मोड़ने का प्रयास कीजिए। ध्यान रखें कि वह टूटे नहीं। लंबे पौधों के तने की मोटाई मापने का प्रयास करें। हमें यह भी जानना चाहिए कि शाखाएं भूमि के पास तने के आधार से अथवा कुछ ऊंचाई के बाद निकलती हैं। अब हम प्रेक्षित सभी पौधों को सारणी 7.1 में वर्गीकृत करेंगे। कुछ उदाहरण दिखाए गए हैं। आप और अधिक पौधों के लिए 1, 2 एवं 3 कॉलमों को भर सकते हैं। इस अनुच्छेद के बाद के अंश को पढ़कर कॉलम 4 को भरें। तो सुझाव दे रखा है, को इसे और पढ़ लीजिए। पौधों को कम से कम क्षति पहुँचे, इसलिए आप 4-5 विद्यार्थियों के समूह में कार्य कर सकते हैं। कोमल तने वाले पौधों के अध्ययन के लिए खरपतवार का प्रयोग करें। क्या आप जानते हैं कि खरपतवार क्या है? खेतों में, बगीचे एवं गमलों में कुछ अनचाहे पौधे स्वतः ही उग जाते हैं। क्या आपने किसानों को इन खरपतवारों को खेतों से उखाड़ते हुए देखा है? इन लक्षणों के आधार पर हम अधिकांश पौधों को 3 संवर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ये वर्ग हैं शाख, झाड़ी एवं वृक्ष। इन्हें चित्र 7.3 में दर्शाया गया है। देखिए, ये 7.3 शाख, झाड़ी एवं वृक्ष। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाख कहलाते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं और अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती। कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता। इन्हें झाड़ी कहते हैं। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। इन्हें वृक्ष कहते हैं। उपर्युक्त अभिलक्षणों के आधार पर क्या आप सूचीबद्ध पौधों को वर्गीकृत कर सारणी 7.1 में कॉलम 4 को भर सकते हैं। पहली जानना चाहती है कि मनी प्लांट, सेम, लौकी तथा अंगूर के तने किस प्रकार के हैं। इनमें से कुछ पौधों को देखिए। ये शाख, झाड़ी और पेड़ से किस प्रकार भिन्न है। आपके विचार से इनमें से कुछ को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता क्यों पड़ती है। कमज़ोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं और भूमि पर फैल जाते हैं। इन्हें
विषर्पी लता कहते हैं। जब भी कुछ पौधे सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे पौधे आरोही कहलाते हैं। ये शाख, झाड़ी और पेड़ों से भिन्न हैं। संभवतः आप अपने विद्यालय अथवा घर पर कुछ पौधों की देखभाल करते होंगे। अपने घर अथवा विद्यालयों में पाए जाने वाले वृक्ष, झाड़ी अथवा विषर्पी लता के दो दो पौधों के नाम लिखिए। देखते हैं तना। अपने आसपास के पेड़ पौधों को देखें तथा उनके तने पर पाई जाने वाली संरचनाओं एवं भागों को देखें। अपने अवलोकन की तुलना में अपने साथियों द्वारा किए गए अवलोकन से करें। आपने क्या देखा? तने में पत्तियां, शाखाएं, कली, फल व फूल होते हैं। क्रियाकलाप 2। आवश्यक सामग्री एवं एक गिलास जल, लाल स्याही, शाकई पौधा तथा एक ब्लेड। गिलास को 1/3 जल से भरें। जल में लाल स्याही की कुछ बूंदें डाल दें। शाक के तने को गिलास में रखें, जैसा कि चित्र 7.6 में दिखाया गया है। अगले दिन इन शाखाओं का अवलोकन कीजिए। क्या इस शाख के कुछ भाग लाल नज़र आते हैं? आपने देखा कि तने में रंग ऊपर चढ़ गया। अगर इसे लंबे समय तक रखा जाए तो रंग पत्तियों और शिराओं में भी आ जाता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि यह लाल रंग यहाँ तक कैसे पहुँचा? इस क्रियाकलाप में हमने देखा कि तने में ऊपर की ओर चढ़ता है। इस क्रियाकलाप में हमने देखा कि जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता है, अर्थात तना जल का संवहन करता है। लाल शाही की भांति जल में विलीन खनिज जल के साथ तने में ऊपर पहुंच जाते हैं। पत्ती। अपने आसपास के पौधों की पत्तियों को देखकर अपनी नोटबुक में उनके चित्र बनाइए। क्या इन सब पत्ती। अपने आसपास के पौधों की पत्तियों को देखकर अपनी नोटबुक में उनके चित्र बनाइए। क्या इन सभी की आकृति, आकार एवं रंग एक जैसी हैं? यह तने से किस प्रकार जुड़ी हैं? पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती हैं पर्णवृत्त कहलाता है। पत्ती के चपटे हुए भाग को फलक कहते हैं। क्या आप अपने आसपास के पौधों की पत्तियों में इन भागों की पहचान कर सकते हैं? क्या सभी पत्तियों में पर्णवृत्त होता है? देखिए रहा पत्ती, इसमें ये पर्णवृत्त, ये तना है, ये पटल है। ठीक है। पत्ती के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए उसकी छाप लें। यदि आप सोचते हैं कि पत्ती विशेष छाप नहीं छोड़ सकती तो यह क्रियाकलाप आपको पुनर्विचार पर मजबूर कर देगा। क्रियाकलाप 3। एक पत्ती को एक सफ़ेद कागज़ अथवा अपनी कॉपी के पन्ने के नीचे रखिए। इससे चित्र 7.9 में दर्शाए गए तरीके से एक स्थान पर दबाकर पकड़ कर रखें। अपनी पेंसिल को तिरछा पकड़िए और इसकी नोक से कागज़ के उस भाग को जिसके नीचे पत्ती है धीरे धीरे रगड़िए। क्या आपको कुछ रेखाओं के साथ छाप दिखाई देती है? क्या यह छाप पत्ती की तरह है? पत्ती की इन रेखित संरचनाओं को शिरा कहते हैं। क्या आपको पत्ती के मध्य में एक छोटी शिरा दिखाई देती है? इसे मध्य शिरा कहते हैं। पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाई गई डिज़ाइन को शिरा विन्यास कहते हैं। यदि यह डिज़ाइन मध्य शिरा के दोनों ओर जाल जैसा है तो यह शिरा विन्यास जालिका रूपी कहलाता है। आपने देखा होगा कि घास की पत्तियों में यह शिराएं एक दूसरे के समांतर हैं। ऐसे शिरा विन्यास को समांतर शिरा विन्यास कहते हैं। विभिन्न पौधों की पत्तियों को बिना तोड़े उनके शिरा विन्यास का अध्ययन कीजिए। आइए अब यह जानने का प्रयास करें कि पत्तियां क्या करती हैं। क्रियाकलाप 4। आवश्यक सामग्री शाक, पौधा, पॉलीथीन के 2 पारदर्शी थैले तथा कुछ धागा। इस क्रियाकलाप को दिन के समय करना चाहिए जब धूप खिली हो। इस क्रियाकलाप के लिए आपको स्वस्थ, भली भांति सिंचित और धूल में रखे हुए पौधे को लेना चाहिए। किसी पौधे की पत्ती वाली शाखा को चित्रानुसार एक पॉलीथीन की थैली से ढककर धागे से बांध दीजिए।
दूसरे, पॉलीथीन की खाली थैली पर भी धागा बांधकर धूप में रख दीजिए। कुछ घंटों के बाद पॉलीथीन की थैली के आंतरिक पृष्ठ को ध्यानपूर्वक देखिए। आप क्या देखते हैं? क्या किसी थैली के अंदर जल की बूंदें दिखाई देती हैं? किस थैली में जल की बूंदें दिखाई देती हैं? क्या आप बता सकते हैं कि यह बूंदें कहाँ से आई? क्रियाकलाप के बाद पॉलीथीन की थैली को हटाना मत भूलो। जल की यह बूंदें पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकलती हैं। इस क्रियाकलाप को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। आप इसके विषय में अध्याय 14 में पढ़ेंगे। हमने पत्तियों के ऊपर थैली को क्यों बांधा? क्या पौधों के वाष्पोत्सर्जन से निकली जल वाष्प को हम अन्यथा देख पाते हैं? अध्याय 5 के उन क्रियाकलापों के विषय में स्मरण कीजिए जिसमें जल विभिन्न अवस्थाओं में बदल जाता है। क्या आप इनके नाम बता सकते हैं? उस प्रक्रम का नाम बताइए जिसके कारण जल बूंदों के रूप में पुनः पॉलीथीन की थैली पर दिखाई देने लगता है। पत्तियों का और भी कार्य है, आइए इसका अध्ययन करें। क्रियाकलाप 5। आवश्यक सामग्री: पत्ती, स्प्रिट, बीकर, परखनली, बर्नर, जल, प्लेट एवं आयोडीन विलयन। परखनली में एक पत्ती रखिए तथा उसमें पर्याप्त मात्रा में स्प्रिट डालें जिससे पत्ती उसमें पूर्णतः डूबी रहे। अब इस परखनली को जल से आधे भरे बीकर में रखिए। बीकर को उस समय तक गर्म करते रहें जब तक पत्ती से हरा रंग पूर्णतः बाहर नहीं निकल जाता। अब पत्ती को परखनली से सावधानीपूर्वक बाहर निकालकर जल से भलीभांति धोएं। इसे प्लेट में रखकर आयोडीन विलयन को कुछ बूंदें डालिए। क्या आप देखते हैं कि अपने परीक्षण की तुलना अध्याय 2 में खाद्य पदार्थों में विभिन्न पोषकों की उपस्थिति का परीक्षण के समय किए गए परीक्षण से कीजिए? क्या इसका अर्थ है कि पत्ती में मंड है? हमने अध्याय 2 में देखा था कि कच्चे आलू में भी मंड उपस्थित होता है। आलू में यह मंड पौधे के अन्य भाग से आकर एकत्रित हो जाता है, परंतु पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। एक टिप्पणी दे रखी है, क्योंकि इस क्रियाकलाप में स्प्रिट को गर्म करना होता है, अतः अध्यापक की कक्षा में यह प्रयोग स्वयं करके दिखाना चाहिए। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती है। पत्तियों द्वारा अवशोषित भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित हो जाता है। अब तक हमने जो क्रियाकलाप किए उनसे हमने देखा कि तना पत्ती को जल पहुंचाता है। पत्ती जल का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करती है। पत्तियों से जल की कुछ मात्रा का हाश्र वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है। तने और पत्ती को जल कैसे प्राप्त होता है, यह कार्य जड़ें करती हैं। जड़। चित्र 7.13 को ध्यानपूर्वक देखें। ये देखिए, पहेली और बूझों में से कौन अपने पौधे को ठीक प्रकार से जल दे रहा है और क्यों? पौधे का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर है? आइए निम्न क्रियाकलापों द्वारा पौधे के इस भाग के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। क्रियाकलाप 6। आवश्यक सामग्री: 2 गमले, कुछ मिट्टी, खुरपी, ब्लेड अथवा कैंची एवं जल। यह क्रियाकलाप 4-5 विद्यार्थियों के समूह में करना चाहिए। बगीचे से किसी खरपतवार के एक जैसे 2 पौधे सावधानी से उखाड़िए। ध्यान रखें कि उनकी जड़ों को कोई क्षति न हो। खरपतवार के एक पौधे को एक गमले में मिट्टी डालकर लगा दीजिए। दूसरे पौधे की जड़ों को काट दीजिए। अब इसे दूसरे गमले में लगा दीजिए। इनमें नियमित रूप से जल दीजिए। एक पश्चात इनका परीक्षण कीजिए, क्या दोनों पौधे स्वस्थ हैं? तो देखिए चित्र 7.14 यहाँ पे ये रहा। इसमें एक तरफ जड़ सहित खरपतवार है, इसमें एक दूसरी तरफ जड़ रहित खरपतवार है। ठीक है, दोनों पौधों में नियमित रूप से जल दिया गया, परंतु एक की जड़ नहीं थी। क्या आप इस क्रियाकलाप से जड़ के एक महत्वपूर्ण कार्य के विषय में जान पाते हैं? जड़ का एक अन्य कार्य जानने के लिए आइए एक और क्रियाकलाप करें।
क्रियाकलाप 7, आवश्यक सामग्री मक्का और चने के बीज, रुई, कटोरी तथा जल। 2 कटोरियाँ लीजिए, इनमें भीगी हुई रुई रखिए। एक कटोरी में चने के 3-4 बीज और दूसरी में मक्का के दाने रखिए। जल डालकर रुई को हमेशा नम रखिए जब तक कि बीज अंकुरित होकर नवोद्भिद नहीं बन जाते। इस 1 सप्ताह बाद उन्हें खींचकर रुई से बाहर निकालने का प्रयास कीजिए। क्या नवोद्भिद सरलता से रुई से बाहर आता है? क्यों? क्रियाकलाप 6 में हमने देखा कि हम पौधों को भूमि से खींचकर आसानी से नहीं निकाल पाते, उन्हें मिट्टी खोदकर निकालना पड़ता है। जड़ें पौधे को मिट्टी से मजबूती से जमाए जकड़े रखती हैं। इन्हें मिट्टी से पौधे का स्थिरक कहा जाता है। आपने देखा कि तने पत्तियां विभिन्न प्रकार की होती हैं। क्या जड़ों में भी विविधता दिखाई देती है? आइए इसका पता लगाएं। क्रियाकलाप 8, चित्र 7.16 ए एवं 7.16 बी को ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए। अब चने के पौधे की जड़ों को देखिए। क्या यह चित्र 7.16 ए के समान दिखती है अथवा चित्र 7.16 बी की तरह? मक्का के पौधे की जड़ें कैसी हैं? जड़ों की आकृतियों के चित्र के साथ मिलान कर खाली स्थान में मक्का अथवा चना लिखिए। तो ये रहा आपका चित्र 7.16 ए की जड़ें, बी की जड़ें, ये ए की जड़ें हैं, ये बी की जड़ें हैं। ठीक है। क्रियाकलाप 9, खुले मैदान में जाइए जहां बहुत से खरपतवार उग रहे हों। कुछ खरपतवार पौधों की मिट्टी खोद कर निकालिए और जड़ों से मिट्टी धोकर अलग कर उनका निरीक्षण कीजिए। क्या आपने ध्यान दिया कि सभी खरपतवार पौधों की जड़ों या तो चित्र 7.16 ए की तरह हैं अथवा चित्र 7.16 बी की तरह हैं? ये रहा, देखिए। जिन पौधों की जड़ें चित्र 7.17 ए की तरह हैं, यहाँ पे ये रहा 7.11, उनकी मुख्य जड़ को मुसला जड़ कहते हैं। ठीक है, तो ये मुसला जड़ है ए की तरफ वाली, तथा छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ कहते हैं। ठीक है। जिन पौधों की जड़ें चित्र 7.17 बी के समान हैं, उनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती, सभी जड़ें एक समान दिखाई देती हैं। इन्हें जकड़ा जड़ अथवा रेशेदार जड़ कहते हैं। एकत्रित किए गए खरपतवार पौधों को उनकी जड़ के आधार पर 2 समूह में छांटिए। मूसला जड़ वाले पौधों को समूह ए में तथा रेशेदार जड़ वाले पौधों को समूह बी में रखिए। समूह ए के पौधों की पत्तियों को देखिए, इनका सिरा विन्यास किस प्रकार का है। समूह बी के पौधों की पत्तियों का सिरा विन्यास किस प्रकार का है। भूजों के मस्तिष्क में एक अजब विचार आया। यदि वह जानना चाहता है कि पौधे की जड़ किस प्रकार की होंगी तो उसे उस पौधे को उखाड़ने की आवश्यकता नहीं है। वह पौधे की पत्तियों को देखकर उसका उत्तर दे सकता है। क्या आपने ध्यान दिया कि पौधे की पत्ती के शिरा विन्यास एवं जड़ के प्रकार में एक रोचक संबंध है? क्या उन सभी पौधों जिनका आप अध्ययन कर चुके हैं कि पत्तियों का सिरा विन्यास एक एवं जड़ के प्रकार को सारणी 7.2 में सही रूप से भर सकते हैं? हमने देखा कि जड़ें पत्तियां भोजन संश्लेषित करती हैं। यह भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। इस प्रकार की कुछ जड़ों जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम एवं टेपियोका आदि को हम खाते हैं। हम पौधे के अन्य भागों को भी खाते हैं जहां भोजन भंडारित रहता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि तना 2 तरफा मार्ग की तरह कार्य करता है? चित्र में लिखिए कि तने से कौन से पदार्थ ऊपर की ओर जाते हैं और कौन से नीचे की ओर आते हैं। अगले अनुच्छेद में हम पुष्प की संरचना का अध्ययन करेंगे। पुष्प। गुलाब के पौधे के 3 आरेख चित्र 7.19 ए बी सी में दर्शाए गए हैं। कौन सी स्थिति में आप पौधे को भली भांति पहचान सकते हैं और क्यों? चित्र 7.1 में पुष्प को रंगने के लिए आपने किस रंग का प्रयोग किया था? क्या सभी पुष्प रंग बिरंगे होते हैं? क्या आपने घास, गेहूं, मक्का, आम अथवा देखे हैं? क्या वे चटकीले हैं? आइए कुछ पुष्पों का अध्ययन करें।
अध्ययन के लिए पुष्पों का चयन करते समय गेंदा, सूरजमुखी अथवा गुलदाउदी न लें, क्योंकि यह एक पुष्प नहीं है वरन पुष्पों का गुच्छ है, जैसा कि आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो ये 7.19 चित्र दे रखा है, जिसमें गुलाब ए पत्ती विहीन शाखा, बी पत्ती सहित शाखा, अनपत्ती एवं पुष्प सहित शाखा। ठीक है। क्रियाकलाप 10। आवश्यक सामग्री: एक कलिका तथा निम्न में से किसी पौधे के 2 पुष्प: धतूरा, गुड़हल, गुलाब, सरसों, बैंगन, भिंडी, गुलमोहर, एक ब्लेड, स्लाइड अथवा कागज, आवर्धक, लेंस एवं जल। चित्र 7.20 का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। पुष्प, कलिका एवं पुष्प। देखिए यहाँ पे एक तरफ पंखुड़ियाँ हैं और एक बाह्य दल। ठीक है, आगे चलते हैं। खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन सा है? यह पुष्प की पंखुड़ियाँ हैं। विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियाँ अलग अलग रंगों की होती हैं। आपके विचार में कलिका में यह पंखुड़ियाँ कहाँ बंद थीं? कली का प्रमुख भाग कौन सा है? क्या आपने देखा कि यह भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है? इन्हें बाह्यदल कहते हैं। पुष्प के बाह्यदल एवं पंखुड़ियों का भलीभांति अवलोकन कीजिए तथा निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें कितने बाह्यदल हैं? क्या ये आपस में जुड़े हैं अथवा स्वतंत्र हैं? बाह्यदल एवं पंखुड़ियाँ किन रंगों की हैं? आपके फूल में पंखुड़ियों की संख्या कितनी है? क्या वे एक दूसरे से जुड़ी हैं अथवा स्वतंत्र हैं? क्या जुड़े हुए बाह्यदल वाले पुष्प की पंखुड़ियाँ अलग अलग हैं या संयुक्त हैं? अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पुष्पों के अध्ययन संबंधी प्रेक्षण सारणी 7.3 में लिखिए। विद्यालय अथवा किसी अन्य बगीचे में जाकर विभिन्न पुष्पों का अध्ययन कीजिए तथा अपने प्रेक्षण इस सारणी में लिखिए। इस सारणी के अंतिम 2 कॉलम भरें। आप पुष्प के आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से कब देख सकेंगे? जब पंखुड़ी जुड़ी हो अथवा जब वे स्वतंत्र हों। उदाहरण के लिए धतूरे एवं अन्य घंटाकार पुष्प की पंखुड़ियों को लंबाई में काटकर आप पुष्प के आंतरिक अंगों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए बाह्यदल एवं पंखुड़ियों को हटा दीजिए। चित्र 7.122 को ध्यान से देखिए तथा अपने पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर को पहचानिए। चित्र 7.23 को ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें विभिन्न पुष्पों में पाए जाने वाले विविध प्रकार के पुंकेसर दिखाए गए हैं। क्या आप पुंकेसर के दोनों भागों को पहचान सकते हैं? अपने पुष्प में पुंकेसर की संख्या ज्ञात कीजिए। एक पुंकेसर का चित्र बनाकर उसे नामांकित कीजिए। तो देख लेते हैं। ये घंटाकार पुष्प है इस तरफ। ठीक है, और ये आपके पुष्प के भाग हैं। कौन कौन से हैं? पुंकेसर ये वाला हिस्सा, परागकोश ये वाला हिस्सा है आपका, और स्त्रीकेसर ये वाला हिस्सा है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। यदि पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्रीकेसर कहते हैं। यदि आप इसे पूरी तरह से नहीं देख पा रहे हो तो पुंकेसर हटा दीजिए। चित्र 7.124 की सहायता से स्त्रीकेसर के भागों को पहचानिए। तो ये पुंकेसर है, पुंकेसर के भाग है। परागकोश है ऊपर और ये नीचे है तंतु। ठीक है, ये स्त्रीकेसर के भाग हैं। वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। ठीक है, अपने पुष्प के स्त्रीकेसर का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। क्रियाकलाप 11। आइए अब एक पुष्प के अंडाशय की संरचना का अध्ययन करें। यह स्त्रीकेसर का सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग है। इसकी आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए इसे काटना पड़ता है। यह जानने के लिए कि अंडाशय को किस प्रकार काटा जाए, चित्र 7.25 ए एवं बी को ध्यान से देखिए। अंडाशय को एक स्लाइड अथवा प्लेट पर चित्र 7.25 के अनुसार रखकर उसे 2 प्रकार से काट सकते हैं। तो ये देखिए चित्र 7.25 अंडाशय का कर्तन, अनुदैर्ध्य काट और अनुप्रस्थ काट। ठीक है, ये बीजांड है। और अंडाशय की आंतरिक संरचना, लंबाई में काट और अनुप्रस्थ काट। ये चित्र 7.26। अंडाशय की काट को सूखने से बचाने के लिए प्रत्येक काट सेक्शन पर जल की बूंद रखिए। आवर्धक लेंस की सहायता से अंडाशय की आंतरिक रचना का अध्ययन कीजिए। चित्र 7.26। क्या आपको अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं? इन्हें बीजांड कहते हैं।
अंडाशय के आंतरिक भागों को अपनी नोटबुक में चित्र बनाइए। कुछ और पुष्पों का अध्ययन करने के लिए अपने अध्यापक के साथ विद्यालय अथवा किसी पार्क के बगीचे में जाइए एवं अधिक से अधिक पुष्पों का अध्ययन कीजिए। पुष्प के नाम जानने के लिए आप माली की सहायता ले सकते हैं। ध्यान रहे कि आवश्यकता से अधिक पुष्प न तोड़ें। नोटबुक में जो कुछ आपने 7.5.3 में लिखा है उसके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या सभी फूलों में बांदल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर पाए जाते हैं? क्या पुष्प ऐसे भी हैं जिनमें उपर्युक्त पुष्पांगों में से कोई भाग नहीं पाया जाता? क्या किसी फूल में इनके अलग भाग भी मिलते हैं? क्या आपने ऐसे पुष्प भी देखे हैं जिनमें बाह्यदल और पंखुड़ी समान दिखते हों? क्या कोई पुष्प ऐसा भी है जिसमें बाह्यदलों की संख्या एवं पंखुड़ियों की संख्या समान होती है? क्या अब आप इस बात से सहमत हैं कि सभी पुष्पों की संरचना सदैव एक जैसी नहीं होती? विभिन्न पुष्पों में बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर की संख्या में अंतर हो सकता है। कुछ पुष्पों में इनमें से कुछ भाग अनुपस्थित भी हो सकते हैं। आपने पत्ती, तना एवं जड़ के लक्षण एवं कुछ कार्यों के विषय में पढ़ा। हमने विभिन्न पुष्पों की संरचना का भी अध्ययन किया। आप पुष्पों के कार्यों के विषय में अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। हम फूलों के विषय में भी अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो इसमें आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी, इन सब चीज़ों के बारे में जाना। सबसे पहले आरोही, संवहन, विसर्पिलता, रेशेदार जड़, शाख, पार्श्व जड़, मध्य शिरा, शिरा विन्यास, बीजांड, समांतर शिरा विन्यास, प्रणवृत्त, प्रकाश संश्लेषण, स्त्रीकेसर, जिलिकारूपी शिरा विन्यास, बाह्यदल, झाड़ी, पुंकेसर, मुसला जड़, वाष्पोत्सर्जन, वृक्ष शिरा, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। तो इन सब चीज़ों के बारे में जाना। तो अभी आपका अध्याय ख़त्म होता है। इसके बाद हम अगला अध्याय देखेंगे। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें अगले नई वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।